बच्चों, तो कैसे हैं? आज हम सब सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम से चाहे वो आपका क्लास 12th हो या फिर जेई मेंस हो या एडवांस हो, हर जगह जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्म पूछे जाते हैं, है ना। किसी ना किसी शिफ्ट में तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए क्या होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझिएगा, है ना। देखिए इसके दो तरीके आपको बताएंगे, एक आपका शॉर्टकट होगा, एक आपका बोर्ड वाला मेथड होगा, है ना। तो सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं, उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और कैसे समझना है कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी और कैसे समझना है कि इसमें बेस थ्योरम आपकी अप्लाई की जाएगी, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स, 1 कॉइन आर फेयर, 1 कॉइन आर टू हेडेड एंड 1 कॉइन आर वेटेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। एक कॉइन आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर। अब एक कॉइन को सिलेक्ट किया जाता है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले देखेंगे तो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है जिसमें 3 कॉइन्स हैं, एक आपका फेयर क्वाइन है, एक डबली हेडेड है और एक आपका वेटेड क्वाइन है ना। अब देखेंगे अगर आप, तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि इनमें से एक क्वाइन को सिलेक्ट किया गया है ना, एक क्वाइन को सिलेक्ट किया गया है, तब बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर। अब इनमें से एक क्वाइन को सिलेक्ट किया गया है तो वो क्या क्या हो सकता है, फेयर क्वाइन, डबली हेडेड और वेटेड, इन तीन में से कोई एक क्वाइन हो सकता है। तब आपको बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको मान लेना है कि ये क्या है, एक बॉक्स है ना, ये हमारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। इनमें से अगर मैं किसी भी कॉइन को सेलेक्ट करूंगा तो उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए 3 कॉइन्स हैं, किसी भी कॉइन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उनके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 हो जाएगी कि नहीं। अब आप देखोगे कि एक बॉक्स है, सबसे पहले ये एक बॉक्स है, इनमें से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इन तीन में से कोई एक कॉइन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन्स है तो आपको ऐसे 3 ब्रांचेस बना लेनी है। अब ये कौन कौन सी कॉइन हो सकता है, या तो ये होगा आपका डबली हेडेड, या फेयर क्वाइन होगा, या आपका वेटेड क्वाइन होगा, यही होगा कि नहीं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वाइंस है इनको मान लेना है कि एक बॉक्स है उसमें ये रखे हुए हैं, है ना। ये बॉक्स है, इनमें 3 क्वाइंस हैं, ये बॉक्स है, इनमें 3 क्वाइन है। अब ये या तो फेयर क्वाइन होगा, या तो आपका डबली हेडेड क्वाइन होगा, या फिर आपका वेटेड क्वाइन होगा। इन तीन में से कोई एक क्वाइन होगा कि नहीं, कोई एक क्वाइन होगा अगर आप एक क्वाइन सिलेक्ट करते हैं तब, है ना। अब देखिए इसके बाद बोला गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब एक क्वाइन सिलेक्ट किया गया और फिर उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स है जिनमें से फेयर क्वाइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, डबली हेडेड क्वाइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वेटेड क्वाइन के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है ना। अब अगर फेयर क्वाइन है, फेयर क्वाइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। इसी तरह अगर डबली हेडेड है, दोनों साइड हेड है, तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आप बोलोगे सर 1 हो जाएगी। अगर वेटेड क्वाइन है तो आपको दिया गया है कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/3। क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे बोला गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपको क्या करना है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपसे पूछा जा रहा है तो बस ये जो ब्रांचेज में प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है ना, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपस में ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2। उसके बाद प्लस आप लिखोगे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर यहां से आ जाएगा
1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9। एलसीएम लेते हैं 18, तो ये बनेगा 3, 6 और ये 2, यहां से 18 आ गया 11/18, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो बस इतना ही करना है। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तब, शॉर्टकट से अगर सॉल्व करने की बात करेंगे तो बस इतना ही होगा। आपको जितने इवेंट्स हैं उतने बॉक्सेस बना लेना है। जैसे यहाँ पर 3 कॉइन्स थे, मतलब 3 इवेंट्स हैं, तो आपने 3 बॉक्सेस लगा दिया, स्टार्टिंग में एक बॉक्स और लास्ट में एक बॉक्स। इनको कनेक्ट कर देना है। अब इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख देनी है और मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। अब अगर बोर्ड में या बोर्ड के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो कैसे करोगे। मान लेते हैं कि इवन जो हमारा था यहीं पर, देखिए इसी को समझने की कोशिश करो, तो मैं यहीं पर समझा देता हूं। पहले देखिए, हमने कंसीडर कर लिया क्या कि इवन क्या है। इवन एक, मान लेते हैं सेलेक्टेड क्वाइन इज फेयर क्वाइन, है ना। सेलेक्टेड क्वाइन इज फेयर क्वाइन। इसी तरह E2 हमने कंसीडर कर लिया सेलेक्टेड क्वाइन इज डबली हेडेड। सिमिलरली E3 हमारा क्या है, सेलेक्टेड क्वाइन इज वेटेड क्वाइन, है ना, वेटेड क्वाइन। ये 3 इवेंट्स हमने कंसीडर कर लिए। अब हमने मान लिया कि E क्या है, गेटिंग हिट्स, ये हमने मान लिया। तो अब ये हेड कहां कहां से आ सकता है, तो आप बोलोगे कि सर ये E1 इवेंट से भी आ सकता है, या E2 इवेंट से भी आ सकता है, या E3 इवेंट से आ सकता है। मतलब ये फेयर क्वाइन से भी हेड आ सकता है, डबली हेडेड से आ सकता है, और वेटेड क्वाइन से भी आ सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं P हेड, मतलब जो कि है E, P हेड मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, PE मतलब गेटिंग हेड। तो ये कहां कहां से आ सकता है, तो आप बोलोगे सर ये आ सकता है E1 से, मतलब फर्स्ट इवेंट से। इसी तरह या E2 से आ सकता है, या आप बोलोगे कि सर ये आ सकता है E3 से, है ना, E3 से आ सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, E3 से मतलब थर्ड वाले इवेंट से आ सकता है। अब आप पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ना, कि P अगर A बाय B की बात किया जाए तो ये कितना हो जाता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो यहां से हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना मिल जाता है, तो आप बोलोगे सर P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाय B, यही होता है कि नहीं, ध्यान से देखना, यही आपका हो जाता है। तो सिमिलरली इसको हम ऐसा भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, ऐसे लिखा जा सकता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाय E1, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है ना। सिमिलरली P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाय E2, P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E बाय E3। बताइए, सेम लिखा जा सकता है ना, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने अभी शॉर्टकट में अप्लाई किया था, है ना। तो आपको करना क्या है, एक्चुअल में यूज तो शॉर्टकट ही करना है, लेकिन ये फॉर्मूला लिख देना है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए याद रहे कि ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सारे इवेंट्स डिफाइन करना जरूरी होता है, जबकि जेई के लिए कोई जरूरी नहीं है। बस आप क्या करो, शॉर्टकट लगाओ, आंसर निकालो। और इसके लिए क्या करना है, आपको जो मैंने ट्री डायग्राम ये बनाया ना, ये जो डायग्राम बनाया इसका नेम होता है ट्री डायग्राम, है ना, इसे ट्री डायग्राम भी बोला जाता है। तो जब आप ट्री डायग्राम बनाएंगे उसको रफ फिगर में बनाना है, रफ पेज पर बनाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है, और फिर ये फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूले में अब जो आपने वहां पर लिखा है जस्ट यही कॉपी कर लेना है, यही कॉपी कर लेना है फॉर्मूला लिख करके, है ना। फॉर्मूला लिखेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि कैसे निकाली गई है प्रोबेबिलिटी, है ना। फॉर्मूला अगर रहेगा, इवेंट्स आपने डिफाइन कर दिया और फिर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दिया,
तो पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। आपको सॉल्व करना है वैसे ट्री डायग्राम का यूज करके और फिर फॉर्मूला लिख देना है, आंसर आपका आ जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में और जेई में भी। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब देखिए इसके बाद बेस थ्योरम क्या होती है। तो बेस थ्योरम की अगर बात करें तो सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझा, सेम क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब की बार भी 3 कॉइन्स है हमारे पास, एक है फेयर कॉइन, एक है डबली हेडेड और एक है हमारा वेटेड, है ना। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ भाई, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर यही क्वेश्चन देख लीजिए जो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था, ये पुराना वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए, यहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या बोला गया था समझना, ए बॉक्स कंटेन 3 coins, 1 coin is fair coin, 1 coin is two headed and 1 coin is weighted, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ए क्वाइन आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर। अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रहा हूं कि यहां पर सेलेक्टेड क्वाइन एंड थ्रो करने के बाद हमें हेड मिल जाता है, ऐसा हमने बोल दिया। इसमें क्या पूछा था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमने बोला थ्रोन एंड गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये हमारा फेयर कॉइन से हेड मिला। समझना ध्यान से, हमने क्या बोला था इसके पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, लेकिन इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि हेड आ चुका है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये फेयर कॉइन से आया है, ये जो हेड आया है ये फेयर कॉइन से आया है। मतलब कि जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में होता है वो एंड रिजल्ट पूछता है, एंड रिजल्ट पूछता है, जबकि बेस थ्योरम में क्या होता है, तो बेस थ्योरम में आपसे मिडल रिजल्ट, है ना, मिडल रिजल्ट आपसे पूछा जाता है, एंड रिजल्ट आपको दे देता है। मिडल रिजल्ट आपसे पूछा जाता है कि अगर हेड आ चुका है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये फेयर कॉइन से आया है ना। तब इसके लिए आंसर क्या लिखते, तो इसके लिए आंसर हो जाता क्या, फेयर कॉइन से आया है ना, तो जिस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, जैसे कि फेयर कॉइन से आया है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा कितना 1/3 इंटू 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में वही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3, यही बन जाएगा, ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा हेड अगर आ चुका है तो ये फेयर कॉइन से आया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें यहां से पता चल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब देखना आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपसे बोला जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो वो एंड रिजल्ट पूछेगा, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आ गया, है ना। और अगर आपसे वेस थ्योरम यूज करने के लिए बोलेगा तो वो मिडल रिजल्ट के बारे में पूछेगा, एंड रिजल्ट आपको दे देगा और बोलेगा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये हेड जो आया है वो फेयर कॉइन से आया होगा, है ना। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, और वेस थ्योरम में नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिख दिया जाता है, न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर बोर्ड में लिखना है तो बोर्ड में ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। बोर्ड में अगर लिखना है तो सेम जैसे मैंने बोला टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में वैसे हम निकाल लेंगे, जो हमारा ये एरो डायग्राम है, जो हमने एरो डायग्राम क्रिएट किया है उसके थ्रू निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला जस्ट लिख देंगे, है ना। फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होता तो आप क्या लिखते, आप बोलते कि सर यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख देंगे जैसे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1, ये आपका फर्स्ट हो गया, प्लस P ऑफ E अपॉन E2 इंटू P ऑफ E2, है ना, प्लस अगर 3 इवेंट्स हैं तो PE ऑफ E3 इंटू P ऑफ E3, ऐसा हो जाता। न्यूमरेटर में ये लिख देंगे, है ना, PE1 इंटू P ऑफ E/E3,
इवन, ऐसा लिख देंगे तो हमारा ये बन गया क्या, वेज थ्योरम। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और वेज थ्योरम यूज करेंगे, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, बैग बी कंटेन 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, 1 ball are drawn at random from A and transferred to B, 1 ball are selected at random from B are found to be white। अब देखो ये बता दिया गया है कि जो सेलेक्ट किया गया बॉल वो क्या है, व्हाइट है। अगर एंड रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा तो हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा बेस थ्योरम। अगर एंड रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा यूज करना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, है ना। अब देखना, एक बैग है, इनमें से एक बैग है जहां से बैग ए जो है इसमें है कितना, 3 व्हाइट बॉल प्लस 2 ब्लैक बॉल। इसी तरह बैग बी है जिसमें 2 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है ना, 2 ब्लैक बॉल है। अब देखिए, बैग वन को हमेशा कहाँ कंसीडर करना होगा, ये समझ लीजिए। जब भी बैग वाले क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा, यही होगा कि नहीं भाई, या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा, क्योंकि एक ही बॉल निकाली जा रही है। तो ऐसा ब्लैक व्हाइट नहीं बोल सकते हैं, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, इसलिए हमें 2 ब्रांचेस बना लेना। बैग वन को हमेशा यहां एज्यूम करना है जब भी बैग वाले क्वेश्चन आएंगे, और बैग टू को हमेशा यहां एज्यूम करना है, बैग टू, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। बैग वन में हमारे पास 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं। अब यहां से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3/5। टोटल कितने बॉल है, 5 बॉल, जिसमें से 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है। अब यहां से ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5, है ना। ये बोल दिया गया 1 बॉल आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट। अब ये व्हाइट आ चुका है, ये व्हाइट आपका आ चुका है। तो देखिए यहां पर 3/5, टोटल यहां पर कितने बॉल हैं, 3 व्हाइट और 2 ब्लैक, और बैक टू में कितने हैं, 2 व्हाइट और 2 ब्लैक। अब अगर एक व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर कर दिया गया तो आपके पास 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल हो जाएंगे। तो यहां से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगा 3/5। यही हो जाएगा कि नहीं, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी एक बॉल और आ चुकी है। इसी तरह अगर ब्लैक बॉल इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, ब्लैक बॉल अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर इसमें 3 ब्लैक और 2 व्हाइट हो जाएगी। अब यहां से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5, यही हो जाएगा कि नहीं। बोला गया 1 बॉल आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी एंड फाउंड टू बी व्हाइट, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल आर व्हाइट। अब व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ना, कि जो ट्रांसफर की गई थी वो बॉल क्या है, व्हाइट है। इसका मतलब मिडल रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और जब भी मिडल रिजल्ट के बारे में पूछा जाएगा आप यूज करोगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या करते हैं, इनकी ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन पहले न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, तो 3/5 इंटू 3/5, डिनोमिनेटर में आप लिख लेंगे 3/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 2/5, ठीक। ये बन जाएगा कितना, 9। 25 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 + 4, तो आंसर आ गया 9/13। समझ पाए कि नहीं, तो 9/13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर respectively 25%, 35% and 40% of the bolt of their outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective bolt. A bolt are drawn at random from the product and are found to be defective.
what are the probability that it are manufactured by the machine B। अब ध्यान से देखना, इनमें से एक बोल्ट को सिलेक्ट किया गया और वो डिफेक्टिव पाया गया। अगर डिफेक्टिव पाया गया इसका मीनिंग हुआ कि वो रिजल्ट आ चुका है कि वो डिफेक्टिव है। तो ये किस मशीन के द्वारा बनाया गया था ये हमें बताना है। इसका मतलब वेज थ्योरम यूज करोगे या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम? बिल्कुल सही, वेज थ्योरम, है ना, क्योंकि एंड रिजल्ट आपको बता दिया गया है और मिडल रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 100% यूज करेंगे वेज थ्योरम, है ना। कितने मशीन्स हैं? तो आप बोलोगे 3 मशीन्स हैं। हमने ये मान लिया कि टोटल ये एक फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है, इसमें 3 मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं। मशीन ए हो गया, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर मशीन बी, ये मशीन आपका बी हो गया। फिर आप बोलोगे कि सर ये आ गया मशीन सी, मशीन सी आ गया, है ना। ये मशीन सी आ गया। अब ध्यान से देखना, ये मशीन सी आ गया, तो हमने बोला कि ये है ए, बी और सी, करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब ए हमारा एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, इनमें से जो आपका मैन्युफैक्चर करता है 25%, 25% मतलब 0.25, इसी तरह 0.35 और फिर ये 0.40। परसेंटेज में लिखेंगे तो आपका 25%, और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो 0.25 और 0.35 और 0.4, ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि जो मशीन ए है ना, ये कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम बनाती है, तो आपको बोला गया है 0.5, 5% मतलब 0.5, इसी तरह ये आपका 0.04 और फिर ये आपका 0.02 और फिर ये फाइनली डिफेक्टिव, है ना, ये डिफेक्टिव है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये मशीन बी ने बनाया था, इसका मतलब मिडल रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि सर 0.35 इंटू 0.04 अपॉन, आप बोल दोगे क्या, 0.25 इंटू 0.05 प्लस आ जाएगा 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.02। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 0 और फिर 14, 0.140, यही बन जाएगा कि नहीं? यही बन जाएगा आपका, ठीक। और फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ये आपका 0.0125 प्लस 0.0140 प्लस आप बोलोगे कि सर 0.008, ये बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इनको आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि 0.014 और फिर आप बोलोगे कि 0.0125, 0.0140 और ये 0.008, इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये बना 5, यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 और फिर 1 यहाँ से आ जाएगा 3, 0.0345, ये आ जाएगा। और इसे आप क्या लिखोगे? 140 अपॉन 35345, ये बन जाएगा, है ना। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, तो 5 और ये 8, यहाँ से 6 और 9, ऐसा बन जाएगा 28/69, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन ए टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नो द आंसर फॉर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस having 4 choices of which exactly 1 are correct. The probability that he makes a guess are 1/3 and the probability for copying are 1/6. The probability that
his answer are correct given that he copied it are 1/8. The probability that he knew the answer given that his answer are correct, है ना। अब फिर ध्यान से समझना, बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो आंसर जानता था और उसने आंसर करेक्ट दिया है, आंसर उसने जो मार्क किया वो करेक्ट है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पहले से जानता था। इसका मतलब बेस थ्योरम यूज करोगे या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम? बिल्कुल सही, बेस थ्योरम, है ना। बेस थ्योरम यहां पर यूज करेंगे क्योंकि एंड रिजल्ट आपको पता है और मिडल रिजल्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना। तो मान लेते हैं, देखिए ये जो स्टूडेंट है ये कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 तरीके से, है ना। 3 तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो ये पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच, यही बन जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई, अब देखिए इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। इन ए टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर फॉर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस ऑफ विच एग्जैक्टली 1 आर करेक्ट, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक गेस, मान लेते हैं ये गेस करके देता है, और क्या बोला गया है, गेस करने के बाद कॉपी करके देता है, या पहले से आंसर जानता है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस, गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कॉपीइंग 1/6 है। उसके बाद फिर द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर आर करेक्ट, और फिर ये पहले से जानता है एग्जैक्टली 1 करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस आर 1/3, बिल्कुल ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कॉपीइंग आर 1/6। अच्छा ये 1/3 है, ये 1/6 है, तो टोटल 1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 1/3 प्लस 1/6 से कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। 1/2 मतलब ये भी होना चाहिए 1/2, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए था। आगे बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर आर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है भाई, आंसर क्या है, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है गिवन दैट ही कॉपीड इट आर 1/8। अगर ये कॉपी करता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/8, और फिर अगर ये पहले से जानता है तो 100% करेक्ट ही देगा ना भाई, 1 हो जाएगा, और अगर गेस करके देगा तो 4 ऑप्शन है तो 1/4 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, अगर ये जानता है पहले से तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आंसर इसने करेक्ट दे दिया है, लेकिन ये पहले से जानता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से 1/2 इंटू 1 अपॉन, आप बोलोगे सर 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1, यही हो जाएगा कि नहीं। और आप बोलोगे कि सर ये बना 1/2 अपॉन 1/12 प्लस 1 यहां से 48 और फिर 1 यही बन जाएगा कि नहीं। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे कि सर ये 1/2 अपॉन यहां से आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 24 अपॉन 48, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 48 अपॉन ये बन जाएगा 29, ये आपका बना 24, मतलब 24/29 करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 24/29, क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिवन 3 आइडेंटिकल बैग्स each containing 10 balls whose color are as follow। बैग 1 में 3 रेड 2 ब्लू एंड 5 ग्रीन है, बैग सेकंड में 4 रेड 3 ब्लू और 3 ग्रीन है, बैग थर्ड में 5 रेड 1 ब्लू एंड 4 ग्रीन बॉल है। ए पर्सन chosen a bag at random and takes out a ball if the
ball is red, the probability that it is from bag first is P, and if the ball is green, the probability that it is from bag third is Q, then the value of 1 by P plus 1 by Q। अब ध्यान से समझना, जो सिलेक्टेड बॉल है वो क्या है, या तो रेड हो रही है या तो ग्रीन हो रही है ना। तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये बैग फर्स्ट या बैग थर्ड से सिलेक्ट की गई है ना। तो आप ऐसे देखिए, मान लेते हैं 3 बैग है ना, 3 बैग है हमारे पास, ये 3 बैग हो गए। अब बैग 1 में ये हमारा बैग 1 हो गया, मतलब बैग फर्स्ट हो गया, ये बैग हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा बैग थर्ड हो गया, है ना। देखते रहिए। अब इसके बाद लास्ट में हमने कंसीडर कर लिया कि पहले रेड बॉल आ गई। अगर ये रेड बॉल है ना, ये रेड बॉल आ गई है और ये हमारा बैग फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब बैग के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी भाई, ये 1/3 होगा, 3 बैग हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। ये हमारा एक बॉक्स है जिसमें 3 बैग्स रखे हुए हैं, ये हमारा बॉक्स है, इसमें 3 बैग्स रखे हुए हैं। अब इनमें से अगर एक बैग सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, इसी तरह 1/3 1/3। अब बैग फर्स्ट से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो बैग फर्स्ट में कितना है आपका 3 रेड, तो 3 बाय कितना बन जाएगा 10, यही होगा कि नहीं। बैग फर्स्ट से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। बैग सेकंड से अगर देखोगे तो यहां से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे कि सर 4/10। इसी तरह बैग थर्ड से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर 5/10, यही बन जाएगा कि नहीं। अब बोला गया है इफ द बॉल इज रेड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग फर्स्ट, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है यार, ये पूछा जा रहा है ना, रेड बॉल है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये बैग फर्स्ट से निकाली गई थी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, तो आप बोलोगे सर 1/3 इंटू 3/10 अपॉन ये बनेगा हमारा 1/3 इंटू 3/10 प्लस आप लिखेंगे 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10, ये आ जाएगा। इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा हमें 3/3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब 3/12, तो ये आ जाएगा 1/4। क्लियर है कि नहीं। तो ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू हमारी आ गई 1/4। इसी तरह आप देखते रहिए, हमें निकालना है Q की वैल्यू। अब Q क्या बोला गया था, सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो Q में बोला गया था कि जो बैग से बॉल निकाली गई है ना वो ग्रीन है ना, ग्रीन है, तब क्या बोलोगे आप कि सर ऐसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, और फिर ये हमारा थर्ड बॉक्स हो गया, है ना, ग्रीन बॉल। अब की बार ये है ग्रीन, ठीक। तब देखिए यहां से प्रोबेबिलिटी तो सबकी सेम रहेगी, है ना, प्रोबेबिलिटी तो सबकी सेम रहने वाली है। इन सब की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं यार। यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। अब बैग ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट बॉल से ग्रीन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगा 5/10। सेकेंड बैग से ग्रीन 3/10, थर्ड बैग से 4/10, ये बन जाएगा, है ना। अब ये ग्रीन बॉल आ चुकी है तो ये थर्ड बैग से सेलेक्ट की गई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब आपका आ जाएगा कितना, Q की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/3 इंटू 4/10 अपॉन ये बनेगा 1/3 इंटू 5/10 प्लस 1/3 इंटू 3/10 प्लस ये आ जाएगा 1/3 इंटू 4/10,
क्लियर है कि नहीं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई आप करते हो तो आप बोलोगे सर 4 अपॉन आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4, और ये बन गया कितना 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 4/12 मतलब 1/3। तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब हमें बताना था 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू। तो यहां से मिलेगा 4 प्लस 3 मतलब 7 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देख लीजिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black ball. If the probability that the first selected ball is black given that the second selected ball is also black है ना, is m by n where gcd of m comma n is equal to 1, then m plus n की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये बैग हमारा 1 है। बैग 1 की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या, कितनी बॉल्स हैं भाई हमारे पास। बैग 1 की अगर बात करें 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white plus 6 black। इसी तरह इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, और उसके बाद बैग 2 हमारा कितना है भाई, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 4 black balls. If the probability that the first selected ball is black given that the second, अच्छा बैग 1 एक ही बैग है ना। तो अब देखिए इसमें से आप या तो सिलेक्ट करोगे क्या ब्लैक, या तो ब्लैक सिलेक्ट करोगे या तो आप इसमें से व्हाइट सिलेक्ट करोगे। यही करोगे कि नहीं भाई, यही करोगे। और बोला गया है कि जो सेकंड बॉल है वो आपकी हमेशा ब्लैक है। सेकंड बॉल जो है वो तो ब्लैक ही है। ये जो आ गई है सेकंड बॉल, मतलब सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, है ना। तो फर्स्ट बैग से ब्लैक या व्हाइट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये बैग फर्स्ट है ना। यहां से अगर मैं बात करूं तो या तो ब्लैक हो जाएगा या तो व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो ब्लैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4/6, 4/6 यही बन जाएगा कि नहीं, ये बन जाएगा। अब आपका अगर 4/6 हो गया तो अब सेकंड बॉल, ये पहली बॉल थी, ये पहली बॉल आपने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/6 हो जाएगी। अब सेकंड बॉल सेलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले आपके पास 10 बॉल थी, अब एक आपने इसमें से हटा दिया, आपने एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड बॉल के ब्लैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3/9, यही बनेगा कि नहीं, क्योंकि एक बॉल आपकी व्हाइट जा चुकी है, ब्लैक जा चुकी है। तो अब हमारे पास कितने हैं ब्लैक बॉल, एक मिनट भाई, ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 6/10 है ना यार। आप बोलोगे सर 6/10 है, 6 ब्लैक है और 4 व्हाइट है। अब एक बॉल अगर निकल चुकी है तब हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5, तो 5/9 हो जाएगा क्योंकि एक बॉल हमारे पास से चली गई। अब इसी तरह बैक फर्स्ट से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर 4/10 है ना। अब अगर व्हाइट बॉल आ चुकी है तो अब सेकंड ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर 6/9, यही बन जाएगा। और बोला गया है कि फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये ब्लैक होनी चाहिए फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल भी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर यहां से आंसर क्या आना चाहिए, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए है ना। यहां से आ जाएगा हमारा कितना, आप बोलोगे कि सर 6/10 इंटू 5/9 अपॉन 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9, ये बन जाएगा हमारा 30, और ये आपका 30 प्लस 24। आप बोलोगे सर 30/54, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा 5
और ये 9, तो यहाँ से आ जाएगा 5/9। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो 9 + 5 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14, है ना। तो 14 इज द करेक्ट आंसर, 14 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैग 1 contain 4 white balls and 5 black balls and bag 2 contains n white ball and 3 black ball. One ball is drawn randomly from bag first and transferred to bag 2. A ball is drawn randomly from bag 2 if the probability that the ball drawn is white is 29/45, then n is equal to। देखिए अब बैग 1 जो है, बैग 1 में हमारे पास 4 white प्लस 5 ब्लैक बॉल है ना। एंड बैग 2 कंटेन, बैग 2 में क्या है, बैग 2 कंटेन्स n white प्लस 3 ब्लैक बॉल, ये हमारा है। बात क्लियर है कि नहीं, यही है। अब इसके बाद बोला गया है 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1। तो देखिए हमने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि ये आपका एक बॉक्स है जिसमें बैग 1 और बैग 2 रखे हुए हैं, या बैग 1 हमें यहाँ पर कंसीडर कर लेना है ना। बैग 1 कंसीडर करना है जब भी 2 बैग आपको गिवन होते हैं। इसके बाद फिर बैग 2 आपको यहाँ पर कंसीडर करना होता है, ये यहाँ पर बैग 2 आपको कंसीडर करना पड़ता है। और ये वाइट आ चुकी है, अब यहाँ या तो वाइट होगी या तो ब्लैक होगी। तो बैग 1 में हमारे पास 4 वाइट है, तो इनमें से वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर 4/9, यही हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद बैग 1 से ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो 5/4, 5/9, यही बन जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद बैग 2 में अगर एक व्हाइट बॉल आ गई, तो अब व्हाइट बॉल कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर n+1। तो n+1 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, अभी n+3 है, लेकिन एक बॉल पुट करोगे तो n+4। इसी तरह n+4 है, लेकिन अगर आपने इसमें ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दिया तो टोटल बॉल तो हो जाएंगे n+1 n+4, लेकिन अब इसमें व्हाइट बॉल कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर n, है ना। बस यही है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो और व्हाइट बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही थी, किसके इक्वल है, 29/45। तो आप बोलोगे कि सर इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आप इक्वल कर दीजिए। तो 4/9 इंटू n+1 अपॉन n+4 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 5/9 इंटू n अपॉन n+4 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 29/45। अब यहां से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो रहा है, तो 1/9 इंटू n+4, और फिर आप बोलोगे कि 4n, यहां पर 4 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n+4, और ये आपका 5n, ठीक, इज इक्वल टू 29/45, ऐसा हो जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा आपका 5। क्लियर है कि नहीं। और इसको क्या लिख देंगे यार, आप बोलोगे कि सर ये बनेगा 9n+4 इज इक्वल टू 29/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 45 + 20 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कितना, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45 + 20 इज इक्वल टू 29, यही मिलेगा क्या। और फिर इधर 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 एक मिनट, है ना, यहाँ पर ये आपका बचा रह गया ना, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो आप बोलोगे कि सर 9n+4 इंटू हमारा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 29n+4। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा 45n+20 इज इक्वल टू 29n प्लस, यहाँ से आ जाएगा कितना, 29 इंटू
4। क्लियर है कि नहीं? इनको इधर भेजिए तो आपका बन जाएगा ये 6 और फिर यहाँ पर 1n। इधर आप बोलोगे तो ये आ जाएगा कितना 6 और उसके बाद 9 इंटू 2 11 -20 है ना। 16n इज इक्वल टू आप बोलोगे 6 और ये 9, तो n की वैल्यू आ गई 6। n इज इक्वल टू आ गया 6, मतलब 6 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन एंड 1 कॉइन विथ head on both side. One coin drawn at random is tossed and head turn up. If the probability that the drawn coin was unbiased is m by n, then n square minus m square. अब हमारे पास टोटल एक बॉक्स है जिसमें कितने कॉइन्स हैं, टोटल 20 कॉइन है ना, जिसमें से 19 क्या है अनबायस्ड हैं और एक हमारा क्या है बायस्ड कॉइन। यही बोल रहा है कि नहीं? हमारे पास टोटल एक बॉक्स है जिसमें से 19 आपके अनबायस्ड हैं, है ना। अब या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा, ठीक। 19 अनबायस्ड क्वाइन, या तो फेयर क्वाइन आएगा या तो फेयर क्वाइन आएगा, भाई फेयर क्वाइन आएगा ना, या तो फेयर क्वाइन आएगा या तो आपका आ जाएगा क्या डबली हेडेड, है ना। या तो फेयर क्वाइन आप बोलोगे या तो डबली हेडेड, यही दो क्वाइन होंगे कि नहीं। बॉक्स में से आप अगर सेलेक्ट करोगे तो या तो फेयर क्वाइन होगा या तो डबली हेडेड होगा। अब यहाँ से फेयर क्वाइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फेयर क्वाइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 19/20 और डबली हेडेड की 1/20, यही होगा कि नहीं, ये बन जाएगा। अब बोला गया है 1 कॉइन एट रैंडम इज टॉस्ड एंड हेड टर्न अप, हेड आ चुका है, यहां पर हेड आ चुका है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड देन n स्क्वायर, है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड, जो अनबायस्ड कॉइन है, a bag contain 19 unbiased coin and 1 coin with head on both sides. 1 coin are drawn at random is tossed, है ना। एक कॉइन को इसमें से टॉस किया गया एंड हेड टर्न अप। अब यहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और यहां से कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगी हमारी 1। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड इज m/n, है ना, हेड आ चुका है तो अनबायस्ड क्वाइन होगा, मतलब फेयर क्वाइन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है। तो आप बोलोगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है मिडिल रिजल्ट के बारे में, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 19/20 इंटू 1/2 अपॉन 19/20 इंटू 1/2 प्लस 1/20 इंटू 1। यहाँ से आ जाएगा 19 अपॉन ये बनेगा कितना यार 20, यही बन जाएगा कि नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/20 बन जाएगा। और फिर हमसे पूछा गया था n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, जो कि होता है यहाँ से ये बनेगा 21 ना, ये बन जाएगा 21, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 19 + 2 आपका 21 बन जाएगा। तो आप लिखोगे क्या 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ये बनेगा 441 माइनस 361, तो आंसर आ गया कितना 80, है ना। तो 80 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। बस देख लेना है ध्यान से, हमारे पास 19 अनबायस्ड कॉइन है, एक आपका बायस्ड कॉइन है, जिनके दोनों साइड हेड हैं। अब इनमें से एक कॉइन को सिलेक्ट किया गया और वो हेड आ चुका है। अगर हेड आ चुका है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो फेयर क्वाइन था, है ना, फेयर क्वाइन से हेड आया है, आपको गिवन है m/n, तो हमारा आंसर आ गया 80, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू।